मुझे याद है कि मैं अपनी वाइफ के साथ न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन एयरपोर्ट पर बैठा था। हमें इंडिया से निकले 15 दिन हो चुके थे। हमारे पास बैठे एक एनआरआई इंडियन फैमिली ने अपने टिफ़िन खोले और घर के बने समोसे खाने लगे, और मैं झूठ नहीं कहूँगा कि मेरे मुंह में पानी आ गया। 15 दिन के बाद घर के बने खाने की खुशबू ने दिल मचला दिया था। मैं बचपन से समोसे खाता आ रहा हूँ और ये मुझे बेहद पसंद है। पर क्या आपको पता है, समोसा असल में भारत का नहीं है, या मैं यूँ कहूँ समोसा असल में भारत में ओरिजिनेट नहीं हुआ था। है ना जोरदार बात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 16 ऑफ अ स्टोरी अ वीक। आज हम बात करेंगे हमारे मनपसंद डिशेज, मगर इतनी डिश देख के समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। चलो सबसे पहले समोसे से ही शुरू करते हैं। समोसे का इतिहास में सबसे पहला वर्णन एक पर्शियन पोएट इशाक अल मावसिली के एक कविता में मिलता है, जो कि इन्होंने 9वीं सेंचुरी में लिखी थी। इसके बाद ये स्नैक 10 से 13 शताब्दी के बीच अरब कुकरी बुक्स में पाया गया। इसे सनबो साग कहा जाता था। सनबो साग से ये बाद में बना समसा, जो कि आज भी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आपको खाने के लिए मिलता है। वेज एंड नॉन वेज दोनों फीलिंग्स का। सेंट्रल एशियन समसा भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में ट्रेडर्स द्वारा लाया गया। अमीर खुसरो, जो कि एक स्कॉलर और रॉयल पोएट थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1300 के करीब राजा रजवाड़ों का ये डिश समोसा खाते थे, जिसमें कि मीट यानी कि कीमा, घी, प्याज और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग होती थी। यही बात इब्न बतूता ने भी अपने जर्नल्स में लिखी थी। बाद में 16वीं शताब्दी में इसका वर्णन अकबर पे लिखी गई किताब ऐन अकबरी में भी लिखा गया। अब बात करते हैं समोसे के साथ खाए जाने वाली डिश जलेबी की। जलेबी के ओरिजिन्स को लेकर 3 दावे हैं। पहला ये कहता है कि जलाबिया टूनीशिया के एक शहर की स्पेशलिटी मानी जाती है, मगर इंडियन एम्बेसडर नगमा मलिक कहती हैं कि शायद ये टर्की में पहले बनी थी और फिर टूनीशिया पहुंची। तीसरा क्लेम ये कहता है कि जलाबिया एक इराकी म्यूजिशियन अब्दुल रहमान द्वारा बनाई गई, और अब्दुल रहमान बगदाद से एंडोनेशिया जा रहे थे और रास्ते में टूनीशिया रुके, जहां उन्होंने ये डिश बनाई और फिर ये डिश वहीं से प्रसिद्ध हो गई। अब इनमें से कौन सा क्लेम सही है, अभी तक ये बात मिस्ट्री है। ईरान में इसे जौलबिया कहा जाता है और ट्रेडिशनली ये रमज़ान के दौरान गरीबों में बांटी जाती थी। एक 10वीं शताब्दी की कुक बुक में इसका वर्णन है। जौलबिया को बनाने में शहद और गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। हॉब्सन जॉब्सन के मुताबिक द इंडियन वर्ड जलेबी अरेबिक शब्द जुलाबिया या पर्शियन शब्द जौलबिया से बना है। अगर आप हॉब्सन जॉब्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखिए। 15वीं शताब्दी में भारत में जलेबी को कुंडलिका कहा जाता था। एक संस्कृत किताब गुण्य गुना बोधिनी में इसे बनाने की विधि भी बताई गई है। ये किताब 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। मॉरिशियस में इसे गैटियू मोंतले कहा जाता है। अब बात करते हैं पाव भाजी की। पाव असल में एक पोर्चुगीज़ वर्ड पाव से निकला है। पोर्चुगीज़ में इसका अर्थ होता है ब्रेड। इसकी कहानी ऐसी है कि जब पोर्चुगीज़ इंडिया में रहने आए तो उन्हें अपने खाने की याद आती थी। अब पोर्चुगीज़ फूड रिवॉल्व अराउंड ब्रेड, बटर एंड पोटैटो। उस समय उन्हें भारत की रोटी खानी होती थी, क्योंकि भारत में आटा तो मिलता था मगर ब्रेड यीस्ट नहीं मिलती थी। एक फॉरेन ऑथर लिजी कॉलिंगम ने अपनी बुक करी अ टेल ऑफ कुक्स एंड कॉन्करर्स में लिखा है कि एक पोर्चुगीज़ कुक ने टॉडी, जो कि एक पाम सैप अल्कोहल होती है, उसको फर्मेंट करके डो बनाई और पहली बार भारत में पाव बना। अब बात करते हैं भाजी की। मज़ेदार बात यह है कि पाव भाजी डिश तो इंडियन है, मगर पाव और भाजी में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर वेजिटेबल्स भारतीय ओरिजिन के नहीं हैं। आलू, टमाटर, मिर्ची, मूंगफली ये सभी बाहर से आए हैं। आइए इनकी कहानी सुनते हैं। टमाटर एक फ्रूट है जो वाइल्ड में मेक्सिको में पाया जाता था, एक मटर के साइज़ का। वो एस्टेक्स थे जिन्होंने इस फ्रूट को अपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू किया सबसे पहले।
बाद में जब स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स ने एज़टेक्स पर अटैक कर उन्हें हराया तो स्पेनिश लोग इस फ्रूट को अपने साथ लेकर यूरोप ले गए और फिर यूरोप से ये बाकी दुनिया में फैला। बर्नार्डिनो डी सहगविन जो कि एक स्पेनिश मिशनरी थे, उन्होंने एज़टेक मार्केट की मेन सिटी टेनोक्टिट्लान, इन्हें आज मेक्सिको सिटी कहा जाता है, में पाए जाने वाले अलग अलग टमाटरों पर लिखा है कि यहाँ पर बड़े, छोटे, पत्ते वाले, मीठे, निपल शेप के, सांप के आकार के, इतने अलग अलग टाइप के टमाटर पाए जाते हैं। ये रंगों में भी चटक लाल से गहरे पीले तक के सभी रंगों के टमाटर पाए जाते हैं। वो ना ही केवल टमाटरों की वैरायटी देख के दंग थे उस मार्केट में, बल्कि एज़टेक कुकिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली अलग अलग सॉसेस भी देख के हैरान थे। मिर्ची की भी यही कहानी है। ये अमेरिका में उगाए जाने वाली ओल्डेस्ट क्रॉप्स में से एक है और इसके ओरिजिन्स भी ईस्ट सेंट्रल मैक्सिको में ट्रेस किए जाते हैं 6000 साल पहले। मज़ेदार बात यह है कि मिर्ची को पेपर कहा जाता था। इंडिया में इसका नाम चिली रखा गया, शायद इसलिए क्योंकि चिली देश से आई थी और इंडिया से ये वर्ड चिली इंग्लिश डिक्शनरी में गया, रेफरेंस हॉब्सन जॉब्सन, और अब पूरी दुनिया इसे चिली बुलाती है। आलू कहते हैं सबसे पहले पेरू और बोलीविया में पाए जाते थे, लेक टिटिकाका के आसपास। सबसे पुराने अवशेष कहते हैं 2500 बीसी के माने जाते हैं। आलू इंका सिविलाइजेशन की स्टेपल एंड मेन क्रॉप थी। जब स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स ने इंका पे अटैक किया तब वो आलू भी अपने साथ यूरोप ले आए और फिर वहाँ से पूरी दुनिया में फैले। ये तो बात हुई खाने की, मगर पीने का क्या चाय और कॉफ़ी भी बाहर से आए हैं? तो इसका जवाब है हाँ। पहले बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी पीने का या कॉफ़ी प्लांट का सबसे पुराना एविडेंस 15वीं शताब्दी का है। एक सूफ़ी संत मोहम्मद इब्न सद अल दबानी ने कॉफ़ी इथियोपिया से यमन मंगवाई थी। इसके बाद कॉफ़ी अरेबियन पेनिनसुला में उत्तर की तरफ फैलनी शुरू हुई। मक्का, मदीना और बाद में कायरो जो कि इजिप्ट की कैपिटल है, दमास्कस सीरिया की कैपिटल, बगदाद इराक का शहर, और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि तुर्की में एक शहर है, पहुंची। मगर ये कॉफ़ी सभी जगह रोस्टेड या बेक्ड फॉर्म में ही भेजी जाती थी। इसकी वजह ये थी कि यमन देश नहीं चाहता था कि बाकी देश इसे उगा पाएँ और सभी को कॉफ़ी यमन से ही खरीदनी पड़े। इसी दौरान यानी कि 16वीं शताब्दी में भारत के एक सूफ़ी संत बाबा बूदन हज करने मक्का गए। वहाँ उन्होंने कॉफ़ी पी और उन्हें ये ड्रिंक बेहद पसंद आई। इतनी पसंद आई कि वो जीवन भर ये पीना चाहते थे। इसलिए वो हज से वापस आते समय यमन से 7 कॉफ़ी बीन यानी कि 7 कॉफ़ी बीन्स स्मगल कर इंडिया ले आए। अब 7 ही क्यों? तो इसलिए क्योंकि 7 नंबर इस्लाम में पवित्र माना जाता है। इंडिया में उन्होंने ये 7 कॉफ़ी बीन्स को जिस जगह पर उगाया उस जगह को आज उनके नाम पर बाबा बूदन हिल्स रख दिया गया है। ये हिल्स मैसूरू के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है और बाबा बूदन की श्राइन भी इसी एरिया में है, आप विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार बात यह है कि बाबा बूदन यमन की कैपिटल सना के जिस पोर्ट से कॉफ़ी बीन लाए थे उस पोर्ट का नाम मोका है। जी हाँ, इसी पोर्ट के नाम पर मोका कॉफ़ी का नाम रखा गया है। वैसे कॉफ़ी का नाम मतलब कॉफ़ी शब्द भी कहवा शब्द से बना है। जी हाँ, कश्मीरी कहवा। ये सारी कहानी कॉफ़ी की एक वैरायटी अराबिका कॉफ़ी की है। रोबस्टा कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी से 100 साल बाद आई और रोबस्टा कॉफ़ी अफ्रीका में पाई गई थी। अब बात करते हैं इंडिया के फेवरेट ड्रिंक की, जिसे हम सुबह शाम पीते हैं, यानी कि टी, चाय। ऐसा माना जाता है कि चाय का पौधा साउथ वेस्टर्न चाइना और नॉर्थ म्यांमार वाले एरिया में ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद चाइना के यूनान में इसे उगाया गया और चाइना में कई सालों तक टी लीव्स को पानी में बॉयल करके पिया गया। इसे मेडिकल रीजंस के लिए भी पिया जाता था और बाद में एज अ स्टिमुलेटिंग ड्रिंक। चाय का सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस 2016 में पाया गया, चाइना की हान डायनेस्टी के एम्परर जिंग के मकबरे में। इससे यह पता लगता है कि चाय 2nd सेंचुरी बीसी से पी जा रही थी। ऐसा कहते हैं कि भारत में चाय ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। उन्होंने ये चाइना के मार्केट के कंपटीशन में शुरू की थी। चाइना और इंडिया दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज थे।
ब्रिटिशर्स ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में इसे कल्टीवेट करना शुरू किया। वहाँ की कंडीशंस टी के लिए इतनी फेवरेबल थी कि टी क्वालिटी बहुत अच्छी आई और फिर वर्ल्ड में फेमस हो गई इंडियन टी। मगर आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं एक डिश की और बात करना चाहता हूँ। मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि बाहर से आने वाली सभी डिशेस नॉर्थ इंडियन फूड मेन्यू की होंगी, साउथ की सभी डिशेस तो इंडियन मेनलैंड की है। तो हियर कम्स दी सरप्राइज, हम सबकी मनपसंद इडली भी इंडियन मेनलैंड की खोज नहीं है। वैसे तो इडली के बारे में पौराणिक भारतीय किताबों में लिखा है, मगर ये सभी आज की मॉडर्न इडली से अलग इडली के बारे में बताती है। 3 प्रमुख अंतर है। पहला, चावल का उपयोग, दूसरा, घोल का लंबा फर्मेंटेशन और तीसरा, स्टीमिंग फ्लफीनेस के लिए। मॉडर्न इडली की रेसिपी 1250 के आसपास आई भारत में। फूड हिस्टोरियन केटी आचार्य का कहना है कि मॉडर्न इडली इंडोनेशिया से आई है। उनका मानना है कि ये इडली एक इंडोनेशियन डिश केडली का इंडियनाइज्ड वर्जन है, जो इंडोनेशिया के हिंदू राजाओं के रसोइयों द्वारा बनाया गया और इंडिया में लाया गया। कुछ गुजराती हिस्टोरियंस का कहना है कि इडली खमन डोकले से निकली और गुजराती मर्चेंट्स ने साउथ में ये इंट्रोड्यूस करी है। अब इडली की बात करी है तो सांभर की भी बात कर लेते हैं। इडली सांभर हमेशा साथ साथ कहा जाता है, इसलिए ऐसा ही लगता है कि सांभर भी इडली के साथ ही ओरिजिनेट हुआ होगा। मगर आश्चर्य की बात यह है कि इडली 1250 में आई, लेकिन सांभर 18वीं शताब्दी में आया। फूड हिस्टोरियन केटी आचार्य का कहना है कि सांभर ओरिजिनेट हुआ था तंजावुर के मराठा राजा शाहू जी की किचन में। कहते हैं शाहू जी को अमती डिश बहुत पसंद थी, खासकर क्योंकि उसमें कोकम डलता था। एक बार जब उनके राज्य में महाराष्ट्र से कोकम किसी वजह से नहीं आ पाया, तो उनके एक एडवाइज़र ने शाहू जी को सजेस्ट किया कि आप इमली की चटनी ट्राई कर सकते हो कोकम की जगह खट्टेपन के लिए। शाहू जी के शेफ्स ने इस एडवाइस पर एक एक्सपेरिमेंटल अमती बनाई, कोकम की बजाय इमली की चटनी डाल के, और साथ ही इस डिश में तुअर दाल, कुछ सब्जियां और स्पाइसेस डाल दी। शाहू जी को ये डिश बेहद पसंद आई। उसी समय शाहू जी के कज़न सांभा जी उनसे मिलने आए और शाहू जी ने सांभा जी को खाने में ये नई डिश खिलाई। सांभा जी को ये डिश बेहद पसंद आई और सांभा जी के नाम पर इस एक्सपेरिमेंटल डिश का नाम रखा गया सांभर। तो ये थी कहानी हमारे कुछ पसंदीदा डिशेस की। इसी के साथ मैं अपना आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।